हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ आगे देखते हैं इस जो भी करंट वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स है, जियो जो वॉर चल रहा है उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3-4 चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे। उसके बाद हम चाइना को देखेंगे, जो भाई इससे आने वाले टाइम में फिर चाइना का क्या होगा। उसके बाद इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि आपका जो स्टैंड होना चाहिए वो आप अभी प्रो इजरायली या मतलब अमेरिकन खेमे में दिख रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है और क्या है वो देखेंगे। इसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस टाइम बोला जाता एक फ्रंट पे चाइनीज और पाकिस्तान लड़ रहा था, सेकंड फ्रंट पे आप लड़ रहे थे। तो उस टाइम आपके साथ कौन खड़ा रहता है, मतलब इस एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड ये देखेंगे जो भाई अमेरिकन को क्या ऐसा पड़ गया कि अभी ये अटैक करने की ज़रूरत था, या फिर ये डायरेक्ट इजराइल ईरान के बीच में चल रहा है, या अमेरिकन चाइनीज़ के बीच में चल रहा है, या फिर उसके बाद ये देखने की कोशिश करेंगे जो भाई अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस जो थोड़ी सी कम हुई, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी, ये अमेरिकन को डायरेक्ट थ्रेट था। तो अमेरिकन ने फिर सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि ये सारा गेम चेंज हो जाए, या फिर इसमें इस तरीके से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी यूएस ने टैरिफ लगाया है, ट्रंप आने के बाद जो टैरिफ बढ़ा, फिर उसके बाद चाइनीज और यूएस के बीच में वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर चल रहा था, इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा था। तो उस टाइम जिस तरीके से चाइनीज ने रेयर अर्थ मटेरियल को ब्लॉक किया, तो उससे वर्ल्ड के जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन लाइन है उस पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा। तो फिर एक ये भी हिट किया है। तो फिर अमेरिकन ने भी सोचा कि चलो भाई ऑयल सेक्टर में हम तुमको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम इसके डिफरेंट एंगल को देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक। तो यदि हम इकॉनमी में देखते हैं तो आप ये तो जानते हैं कि इकॉनमी को, प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी, ठीक। एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी में आप देखोगे तो जो आपका है इंडिया की एनर्जी बास्केट है उसमें किस 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 चीज़ का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, वो एक अलग डेटा का पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे कि हॉर्मुज स्टेट जो है, यहाँ पे हॉर्मुज स्टेट, ये देखिए ये आपका मैप हो गया है। ये मान लीजिए ये सऊदी हो गया, यहाँ पे है दो, ठीक। यमन और ओमान हो गया, ठीक। और ये आपका गल्फ गल्फ रीजन है, ठीक। ये अब ईरान, ये ईरान, ठीक। ये पाकिस्तान, और फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं इंडिया। तो ये हो गया हॉर्मुज स्ट्रेट, यहीं से ऑयल की सप्लाई होती है। इवन आप ये देखेंगे कि मतलब इंडिया का डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ऑयल में देखेंगे तो लगभग 50-60% हमारा ऑयल की डिपेंडेंसी इधर है। फिर उसके बाद गैस में 70 60 70% के लगभग हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे है। क्योंकि हमारी ऑयल का इंपोर्ट कितना करते हैं, 88%। तो यहाँ पे सारे गल्फ कंट्री है, यहाँ से हो गया इराक, हो गया कुवैत, हो गया बहरीन, हो गया यूएई, हो गया, ठीक। यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ये सारे हैं गल्फ कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है, ये ऑयल का सप्लाई करता है, ठीक। तो यहाँ से यदि अभी हॉर्मोज को यदि ब्लॉक करेगा ईरान, ब्लॉक करेगा ना, ब्लॉक करे तो यदि डिस्टर्ब करेगा तो ऑब्वियसली है कि ऑयल प्राइस बढ़ेगा। तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो आपकी कंट्री में क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मतलब कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई इन दी सेंस आपका गैस का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, फिर ऑयल का प्राइस, पेट्रोल डीजल है उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक। आप देखिए अब गैस और पेट्रोल से जो जो काम होता है वो सब भी बढ़ेंगे ना। यदि इस यहाँ पे इनपुट कॉस्ट, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ सकती है, बट ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का काम क्या होता है वेलफेयर स्टेट में, कि भाई फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से अनहैपनिंग हो के लिए तैयार रहता है। तो इसके लिए क्या है, एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का, जो कि भाई हर एक कंट्री, जैसे कि इंडिया का ऑयल डिपेंडेंसी 88% है। तो वो हमेशा ये सोच के चलता है कि भाई कम से कम मैं बाहर से 88% लेके आ रहा हूँ तो हमारी स्ट्रेटजी के ऑयल रिजर्व होना चाहिए, जो 90 दिनों का के लगभग के बराबर होता है। कि मान लो इधर सप्लाई में कहीं पे डिस्ट्रप्शन आता है तो हम जो पहले ला के अपना जमा करके रखे हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, तो उससे हमारा काम काम चले, ठीक। तो ये तो एक फर्स्ट चीज़ हो गया।
दूसरा ऑयल सेक्टर में यही देखेंगे तो यदि अभी जो गल्फ़ के रीजन में डिस्टर्बेंस है तो इससे फिर क्या होगा कि इंडिया को जैसे कि अभी एक वेवर मिला है कि भाई आप चाइनीज़ रशियन के साथ आप 1 महीने के लिए ऑयल खरीद सकते हैं, उसमें हम सैंक्शन नहीं लगाएँगे, किसी भी तरीके की टैरिफ की जो बात अमेरिकन ने कहा था इससे पहले जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर लगाएँगे वो अभी कम किया है, ठीक? तो इससे अब रशिया का क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखेंगे, ठीक? दूसरा यदि इकोनॉमिक फ्रंट पे ये देखेंगे तो इंडिया का और गल्फ़ के स्टेट में बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे इंपोर्ट में ऑयल इंपोर्ट होता ही है। दूसरा चीज़ बहुत सारे आपके इंडस्ट्री के लिए इनपुट की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी हम गल्फ़ से इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी आपको डोलेमाइट हो गया या कुछ इस तरीके का जो इनपुट होता है, इंग्रेडिएंट होता है वो आप इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए भी आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक? उसके बाद जो इंडिया का जो एक डायमंड पॉलिशिंग जो सूरत है वहाँ पे उधर से सारा इंपोर्ट होके होता है, यहाँ से फिर पॉलिश होके फिर आप जैसे दुबई हो गया इस सब में आप एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जाता है, ये सब सेक्टर है। सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि रेमिटेंस रेमिटेंस क्या होता है कि आपके जो बाहर रहने वाले जितने भी डायस्पोरा है वहाँ से पैसे कमा के जो आपके यहाँ भेजते हैं, तो उससे आपका क्या होता है डॉलर आपके पास आता है तो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रांग होती है, रेमिटेंस बाहर से आता है तो लगभग वर्ल्ड में आप वर्ल्ड में बहुत बड़े आप रेमिटेंस लेके आने वाले कंट्री हैं, आप सबसे ज़्यादा रेमिटेंस लेके आते हैं तो उसमें गल्फ़ का स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि गल्फ़ से भी आप बहुत सारा पैसा कमा के आपकी जो डायस्पोरा है वो लेके आते हैं और यूएस यूरोप तो है ही, ठीक? तो अभी जैसे कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो रेमिटेंस में भी थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद यदि आप देखोगे तो सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर पे पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर्स क्या हो गया कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके गुड्स को सप्लाई करते हैं इसके जहाज़ से, ठीक? टैंकर से, तो फिर ये सब इंश्योरेंस के थ्रू ये सब इंश्योर होता है, ठीक? अब देखिए, अब यहाँ से अभी के टाइम में जाएगा तो अभी मान लीजिए वॉर हो रहा है, वॉर चल रहा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगा वो प्रीमियम बढ़ा देगी। जब भाई पहले हम 500 ले रहे थे तो अब बोलेगा कि भाई हमको कम से कम 1500 तुम दोगे तभी हम लेके जाएँगे क्योंकि यहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंश्योरेंस थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भाई एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा है तो इंश्योरेंस महँगा होगा। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा तो महँगा हो जाएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कम जो एक्सपोर्टर है वो फिर अपने जेब से तो लगाएगा नहीं। सारा इंश्योरेंस का पैसा प्रीमियम इस गुड्स पे रख देगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट महँगा होगा। आपका एक्सपोर्ट महँगा होगा वर्ल्ड मार्केट में। तो कंपटीशन क्या हो सकता है? कंपटीशन में आप थोड़ा मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट भी है, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट महँगा है, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट कम महँगा है, तो आपके प्रोडक्ट की थोड़ा सप्लाई कम होगी ना, डिमांड कम रहेगी। तो ये हो सकता है बट इट इज़ स्पेकुलेशन है या फिर आप मान लीजिए आप इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, तो जो वहाँ से आ रहा है तो उससे भी आपके कंट्री के अंदर भी तो गुड्स महँगा हो सकता है। तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इवन आप ये देखेंगे कि जैसे कि आप जब आप गल्फ़ को छोड़िए, आप जब इधर से अफ़्रीका की तरफ जाते हैं या स्वेज़ कैनाल से आप जब लेके जाएँगे तो इधर भी तो हूती है। हालाँकि अभी तक हूती कोई कुछ किया नहीं है, तो हूती भी तो किसका है? ईरान का ही एक प्रॉक्सी है। तो हूती यदि इधर ये रेड सी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो जो आपका एक्सपोर्ट इधर अरेबियन सी को छोड़ दीजिए आप इधर से लेके इधर को तरफ जा रहे हैं अरेबिया इधर मेडिटेरेनियन सी के होते हुए आप यूरोप में लेके जा रहे हैं तो यहाँ भी महँगा हो सकता है, आपका एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के जो वर्ल्ड की इकॉनमी है, ट्रेड है, उस पे इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। चौथा चीज़ ये देखिए कि जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें जो एविएशन सेक्टर है, एविएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली कि जो एयर स्पेस है सारा बंद है तो एविएशन फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगा नहीं तो मार्केट से पैसेंजर आएगा नहीं, पैसेंजर नहीं आएगा तो जो एविएशन का जो खर्चा है वो तो चल ही रहा है ना भाई, उसका स्टाफ है, उसका बिल्डिंग है, उसका पार्किंग है, उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है उसमें तो चल ही रहा है लेकिन पैसा आ तो नहीं रहा है क्योंकि अभी पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो उस एविएशन सेक्टर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसके बाद देखेंगे टूरिज़्म देखेंगे तो टूरिज़्म पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। टूरिज़्म में आप देखेंगे तो इंडिया में जो भाई जो इधर गल्फ़ का टूरिज़्म था वो कम होगा या दूसरा अभी जो यूरोप का भी टूरिज़्म है वो भी नहीं आएगा इधर क्योंकि भाई ऑब्वियसली है कि ये पूरा इधर से ही आता है, ये पूरा रीजन अभी एयर स्पेस में क्या है नो फ्लाई जोन है। तो
कोई कोई एविएशन इंडस्ट्री इधर से लेके आएगा भाई, पैसा ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली कि टूरिस्ट आएंगे नहीं, तो टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप ही देखो माइन्यूटली तो बहुत सारे सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के ये चार पांच चीज़ है, चार पांच चीज़ है। अब हम इसको यहाँ से हट के दूसरे फैक्टर पे आते हैं कि ये देखिए जैसे ही यहाँ के हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होगा, ब्लॉक किया, वैसे तो अमेरिकन कह रहा है कि भाई ईरान के पास में उतनी क्षमता नहीं है कि हम करेंगे, लेकिन कोई भी कंट्री है वहाँ से लेके आएगा तो ऑब्वियसली कि वो अभी बोलेगा थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करते हैं क्या है और मुझे स्टेट का क्या होता है इस वॉर का सिचुएशन आने वाले टाइम में, ठीक। यदि देखेंगे यहाँ पे तो अभी रसिया की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि इधर ये ये वाला रीजन ब्लॉक हो गया तो रसिया के जो ऑयल है वो बोलेगा हम मार्केट में सप्लाई करेंगे और वर्ल्ड मार्केट में किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन और ऑयल क्राइसिस नहीं आने देंगे, रसिया करेगा। तो रसिया की बार्गेनिंग पावर इस सेंस में बढ़ जाएगी कि पहले अभी जिस टाइम रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो भाई तो रसिया तो पैसे कम करके बेचता था क्योंकि उसको तो बेचना है, ठीक, पैसे चाहिए उसको। तो अभी जो खरीदने वाले थे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे भाई, ईरान से ले लो, वेनेजुएला से ले लो, रसिया से ले लो, सबसे ले लो। तो रसिया के पास बार्गेनिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अभी के टाइम क्या हुआ, ट्रम्प ने क्या किया, ईरान में इधर कर दिया, वेनेजुएला को अपने अंदर ले लिया। तो ऑयल का जो ऑप्शन है केवल क्या रह गया, एक रसिया रह गया, ठीक। अब देखिए इससे हो क्या रहा है कि अब यदि चाइनीज को देखेंगे तो चाइनीज की इकोनॉमी भी ऑयल क्या करता है, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है वहाँ से। तो अब देखेंगे कि जब अम, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आपका स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि आपका जो आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, या आपका जो फाइटर जेट होता है, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स बनाते हैं, मशीन लर्निंग के लिए जो चिप्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी सब में रेयर अर्थ में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइनीज़ का डोमिनेंस है, लगभग 96% उसके पास में प्रोडक्शन रिजर्व सप्लाई चेन सबको मैनेज चाइनीज करता है उसका है। जैसे ही ट्रम्प ने लगाया टैरिफ तो अमेरिका चाइनीज ने क्या बोला, जो भाई हम रेयर अर्थ मिनरल्स तुमको देंगे ही नहीं, ठीक। अमेरिकन ये चीज़ बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, जो भाई चाइनीज़ के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे टसल चल रहा है और इनडायरेक्टली मिलिट्री फ्रंट पे भी चल रहा था। तो एक ये भी रीज़न है कि भाई उसको दिखा दिया कि जो तुम यदि ऐसे करोगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स को तुम ब्लॉक कर रहे हो, और जो कि एक रेयर अर्थ मिनरल्स का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो कह सकते हैं सनराइज इंडस्ट्री है, जिसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, स्पेस हो गया, इस सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये एसेंशियल है। तो फिर अमेरिकन ने बोला कि हम तुमको दिखाते हैं कि ऑयल सप्लाई बर्न में हम तुमको यदि रोक देंगे चारों तरफ से, तो फिर तुम देखते कैसे आगे बढ़ोगे। अब क्या हो गया कि देखिए इससे पहले क्या था, चाइनीज के पास में दो बहुत सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या हो गया, वेनेजुएला था, वेनेजुएला में मादुरो थे। तो मादुरो क्या था, आप ये देखोगे कि मादुरो को जो उठाया अमेरिकन ने, तो उससे उससे 2 घंटा पहले मादुरो जो था किसके, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव के उसका मीटिंग था, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग किया है, उसके बाद जाके मादुरो को उठा लिया उसी दिन, ठीक। अब चाइना के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, ईरान से ले रहा था ऑयल, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, अब ना तो वेनेजुएला है, ना तो ईरान है, तो अब क्या होगा, रसिया हो गया। तो रसिया के पास में बार्गेनिंग पावर क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब रसिया तो बोलेगा जो भाई तुम पहले हम तुमको यदि 60 रुपये पर बैरल दे रहे थे, $60 पर बैरल दे रहे थे, अब नहीं देंगे, अभी मैं 70 रुपये पर बैरल देंगे। ये लेकिन है कि भाई रसिया को भी चाइनीज़ का ज़रूरी है अभी, लेकिन अभी तो थोड़ा सा रसिया का पोजीशन स्ट्रांग तो हो गया ना, ठीक। इससे क्या होगा कि अभी जो गल्फ के रीजन से जो यूरोपियन का भी ऑयल का इंपोर्ट होता था वो भी अब रशिया से भी ऑयल ऑयल लेंगे, तो उसके भी थोड़ा रिलेशन एक अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा सा वो न्यू नॉर्मल होने की कोशिश होगी। आप देखिए अमेरिकन अमेरिकन का मेन है क्या भाई, जो अब रशियन के साथ अब कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन है नहीं, अब जो भी है वो चाइनीज़ के साथ है, तो हम वहीं पे अपना फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन है वो मानता नहीं है, यूरोपियन कहते हैं भाई पहले रशियन को हमको मतलब एक तरीके से कंटेन करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा चाइनीज़ के साथ। यदि आप देखोगे कि अभी के टाइम में जितने यूरोपियन कंट्री का, चाहे आप जर्मनी देख लो, फ्रांस देख लो, ब्रिटेन देख लो, कनाडा देख लो,
ये सारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ द स्टेट नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, सब जाके हमें चाइनीज़ के साथ अभी बैठे हैं, बैठ के अपना इकोनॉमिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करके ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ है। अब यदि हम ये जब ऑयल चीज़ को, ऑयल वाले एंगल को देख लिए, तो आप देखिए, आप एक चीज़ ये था कि जितने भी ये कंट्री, ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्री है, या आप कह सकते हैं कि इधर थर्ड वर्ल्ड कंट्री या न्यू इमर्जिंग कंट्री जितने भी हैं, वो अपना ट्रेड को क्या कर रहे थे कि भाई वो ट्रेड में डॉलर का यूज नहीं कर रहे थे, वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे थे। जैसे इंडिया रशिया के साथ ये भी ट्रेड मतलब ले रहा था, तो एस्ट्रो वेस्ट्रो दो अकाउंट का तो नाम सुने होंगे ना। तो रसिया के साथ आप जब हम ले रहे थे ऑयल, तो वहाँ से डॉलर में नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे जो भाई लोकल करेंसी में करते हैं। उसके बाद चाइना का भी इसके साथ, ईरान के साथ जो चल रहा था, वो डॉलर में नहीं चल रहा था, ये लोकल करेंसी में चल रहा था। तो इससे क्या होगा, जैसे ही लोकल करेंसी में ये ब्रिक्स का ब्लॉक, या इधर इधर के एशियन ब्लॉक कह सकते हैं, ये सारे कंट्री करेंगे, तो डॉलर की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड मार्केट में कम हो जाएगा, जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। डॉलर का डोमिनेंस कम हो जाएगा, डायरेक्ट अमेरिकन को हिट करेगा। तो एक ये भी था कि भाई अमेरिकन डी डॉलराइजेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो ये भी दिखा दिया कि भाई अब चाइनीज़ के पास में कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। तो एक डी डॉलराइजेशन का जो एक मुहिम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। समझ गए? तो ये सब चीज़ है। अब देखिए कि इस वॉर से क्या होगा कि एक जो कहा जा रहा था कि भाई वर्ल्ड अब, एक मिनट थोड़ा सा, लैपटॉप चार्ज। हाँ, ये जो कहा जा रहा था कि अमेरिकन को चैलेंज करने के लिए चाइनीज आ गया है, चाइनीज ट्राई कर मतलब कर रहा है, अमेरिकन को चैलेंज दे रहा है। तो इस वॉर के बाद ये चीज़ तो एक फाइनल हो गया कि ये देखो, ये इनडायरेक्ट वॉर किसके बाद, अमेरिकन और चाइनीज़ के बीच में चल रहा है। ठीक, क्योंकि आप यदि ये देखे देखे भी होगे, तो इससे पहले क्या सुनाई दे रहा था कि एक ब्लॉक बन गया है। ये ब्लॉक कौन सा है, रसिया है, चाइना है, ईरान है और पाकिस्तान है, इसका एक ब्लॉक बन गया है। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर देखो, या उससे पहले का चीज़ देखोगे, तो उसमें इस ब्लॉक की बात की जा रही थी। ठीक, तो भाई यदि यदि ब्लॉक बन गया है, तो अब तुम्हारा प्लेयर या तुम्हारे साथी के साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें हेल्प करना चाहिए। तो यदि चाइनीज अभी हेल्प नहीं कर पा रहा है, या इनडायरेक्टली हमें ईरान को हेल्प कर रहा है ईरान की, इस तरह का यदि स्थिति है, तो इससे क्या होगा, चाइनीज़ का जो एक प्रोफाइल है वो वीक होगा आने वाले टाइम में। चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन के रह सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर वो नहीं दिखेगा आने वाले टाइम में। तो उससे क्या होगा, जो उसका कह सकते हैं जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो राइवलरी होगा, इकोनॉमिक राइवलरी होगा, वहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर मिनरल्स को एक्वायर करने के लिए, या वहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, तो चाइना का रोल कम होगा। और चाइना के बातों का भी इफेक्ट कम हो सकता है अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो रेवलरी होगा उसमें। ठीक, दूसरा चीज़, आसियान के अंदर जो चाइना हमेशा क्या करता रहता है कि अब यदि देखोगे साउथ चाइना सी के अंदर, तो कभी फिलीपींस का, तो कभी ऑस्ट्रेलिया का, तो कभी इंडोनेशिया का, किसी के भी शिप आता है, उस शिप को क्या करता है वो डिस्टर्ब करता है, डुबा देता है, जो भी करता है वो डिस्टर्ब करता है, वो अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड में तो ये एक परसेप्शन तो ये बन गया ना भाई, जहाँ पे तुम्हें मसल पावर दिखाने की जरूरत थी, वहाँ पे तो तुम मसल पावर दिखाए नहीं। तो वहाँ पे तो मसल पावर तुम दिखाए नहीं, ये तुम झूठ झूठ मूठ का क्या करते हो, ये धमकाने की कोशिश करते हो, तो उससे तुम्हारी धमकी का इफेक्ट कुछ होने जाने वाला है नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है, इवन अमेरिकन जो है वो वन चाइनीज पॉलिसी पे काम करता है, मानता है, लेकिन ताइवान जो है, अ, ताइवान को प्रोटेक्शन भी दे रखा है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे रखा है, अमेरिकन दे रखा है। ठीक,
अब चाइना के लिए क्या होगा कि या तो चाइना ताइवान पे अटैक करके ताइवान को एनेक्स करके वो अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट अमेरिकन के साथ कन्फ्रंट करेगा, या तो फिर क्या करेगा चाइना, जो उधर जितने भी स्प्रेटली हो गया, जितने भी आइलैंड को लेकर जितने भी उसके नेबर कंट्री से, चाहे जापान से है या फिर फिलीपींस से है या जितने भी हैं, वियतनाम से, जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी कंट्री है और आइलैंड को लेकर या वाटर को लेकर या ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर जो भी टसल है, तो उसको वहाँ पे अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश वहाँ पे करेगा। समझ गए? तीसरी चीज़ ये हो सकता है कि भाई देखिए, अमेरिकन की यदि अमेरिकन कांग्रेस की एक कोई एक्ट है, एग्जैक्ट मुझे नहीं अभी पता है, उस एक्ट में तिब्बत ऑटोनमस रीजन को लेकर है, तिब्बत की ऑटोनॉमी के लिए वहाँ पे लिबर्टी के लिए इस सब की बात वहाँ पे की जाती है। और यदि चाइना को देखोगे तो चाइना बहुत वल्नरेबल रहता है किस चीज़ को लेकर, अपनी यूनिटी को लेकर। चाइना को हमेशा डर रहता है कि जो भाई हम टूट ना जाए, हम टूट ना जाए, वो डर रहता ही रहता है। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये सब चीज़ हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन तो है, दलाई लामा को हम क्यों रखें हैं अपने कंट्री के अंदर, भाई एक तो हमारे पास भी है ना, दलाई लामा को क्यों है, एक तो ये भी है। तो ये सब फ्यूचर में आने वाले टाइम में होगा ही होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये आसियान के अंदर जो भी या साउथ चाइना सी के अंदर जो भी हो सकता है, वो आने वाले टाइम में कन्फ्रंटेशन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। या फिर चाइना दिखाएगा, अपना मसल पावर दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई वर्ल्ड में एक 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 तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, जो नहीं हम इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री पावर भी है, तो उसके लिए वो ताइवान पे या कुछ कर सकता है तो कर सकता है, हो जाए करेगा। अब देखते हैं वो नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक, क्योंकि अभी के जो वॉर में है ये डायरेक्ट जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड है उसकी तरफ लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। और डायरेक्ट ये चाइनीज़ को थ्रेट है, जब भाई तुम जो ये दिखाते हो इस तरीके का, ये हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम भी टैरिफ लगा देंगे, हम यदि अमेरिकन लगाता है तो तुम हमारे साथ इकोनॉमिक खेलते हो, टैरिफ टैरिफ खेलते हो, तो हम तो ईरान को आके ईरान के ऊपर हम अटैक किए, तुम करो, तुम बचा लो। ये एक होता है डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश था। अब हम बात करते हैं इंडिया को पॉलिसी को लेकर, बात करते हैं कुछ जो भी है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो भाई इंडिया को ये सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया इजराइल का या यूएस का एक तरीके से एलाई की तरह काम कर रहा है या प्रो उसके तरफ हो गया। देखिए, आप सिंपल सी मान के चलिए, जो आपका जो इनेमी कह सकते हैं वो कौन है, आपको किसके साथ फ्यूचर में वॉर होने की अ, मतलब परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, किसके साथ हो सकता है। आपके पास दो ही है ना, एक या तो पाकिस्तान है, दूसरा चाइनीज़ है। ठीक, अब देखिए, यदि पाकिस्तान के साथ, अब जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों मिलकर सिंगल फ्रंट होके आपके साथ लड़ाई कर रहा था। यदि आप चाइना के साथ आप वॉर में जाते हैं तो आप ये भी मानेंगे कि पाकिस्तान के साथ भी आपको लड़ना ही पड़ेगा एक साथ। यदि आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो आपको चाइना के साथ भी लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो ये देखा गया तो भी जितने भी चाइनीज़ जो आर्म एमुनेशन था उसका यूज़ किया गया था, चाइनीज़ मिलिट्री मतलब जो उसका इंट था, इंटेलिजेंस था, या जो भी डेटा था, जो सेटेलाइट्स से जो हेल्प ना होना चाहिए, सारा हेल्प पाकिस्तान को दिया गया था। तो आपको तो ये हमेशा है, तो आपके लिए क्या क्या थ्रेट है, भाई ये एक सिंगल फ्रंट पे काम करेगा। अब इसके इसके साथ जब आपका मान लीजिए फाइट होता है, यदि आप पीओके को आप अंदर लेने की कोशिश करेंगे या पीओके को आप जब अपने इंडिया में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको हेल्प करने के लिए कौन आ सकता है। ये तो 100% है कि ईरान डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाता है। इवन आप यदि देखेंगे कि अभी ईरान और जितने भी गल्फ है उसके बीच में मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, वो उनका अपना शिया सुन्नी का मसला है। लेकिन जैसे ही आपके साथ होगा तो वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा, मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा, और फिर वो आपका हेल्प ईरान तो नहीं कर सकता है, मे भी न्यूट्रल स्टैंड उसका रहे, न्यूट्रल स्टैंड रहे, लेकिन आपको तो हेल्प नहीं करेगा ना जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि फ्यूचर में आप पीछे के ये ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि ओआईसी में आपका एक दो बार सपोर्ट किया है, सबसे अगेंस्ट जाके ईरान ने किया है,
ठीक, ये चीज़ ज़रूर है। चाबार पोर्ट आपको दिया है, ऑयल दे रहा था आपको, सेंट्रल एशिया में एंट्री देने के लिए अपना जेरांग दिलाराम, ये जितने भी रोड हाईवे है वो सब में ईरान आपको दिया है। लेकिन जब आपके जो इनेमी कंट्री है, जो पाकिस्तान है, तो उसके साथ यदि आपका होता है फ्यूचर में, तो ईरान तो नहीं आएगा, या उसके समय मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट पे वो काम काम करेगा। न्यूट्रल रह सकता है लेकिन आपका हेल्प नहीं करेंगे। कौन कंट्री आ सकता है? एक इजराइल ऐसा कंट्री है कि वो अनकंडीशनल आपका हेल्प करेगा। एक इजराइल कंट्री ही ऐसा है कि वो आपका अनकंडीशनल हेल्प करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के चले कि हमें अभी इजराइल के साथ इजराइल को वो करना चाहिए। नहीं, आपका जो स्टैंड है वो अपना स्टैंड है। ठीक। दूसरा चीज़ आपका दूसरा कह सकते हैं जो कौन है जिसके साथ आपका कन्फ्रंटेशन चल रहा है, अभी दोकलाम में हुआ था, फिर गलवान में हुआ था, चाइनीज के साथ हुआ था। तो आपका दुश्मन तो कौन सा है? चाइनीज का है। फ्यूचर में होने की संभावना किसके साथ है? चाइनीज के साथ है। जब अब चाइनीज के साथ जब आपका होगा, तो आपको लगता है कि चाइना ईरान इस सब का जो एक ब्लॉक है, आपको लगता है कि चाइनीज के अगेंस्ट ईरान आपके साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। ईरान या तो न्यूट्रल रहेगा या तो उधर रहेगा। यही हो सकता है। बात आती है यूएसए की। यूएसए आपको सपोर्ट नहीं करेगा, यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो जरूर है कि यूएसए चाइना का हेल्प नहीं करेगा उस टाइम, क्योंकि दोनों कंपटीटर है। आपका हेल्प नहीं करे, न्यूट्रल स्टैंड ले। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि यूएसए कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस, कोई एयरक्राफ्ट, कोई आर्म नेशंस इस लेवल पे जाके चाइना को हेल्प करे, ये तो नहीं कर सकता है। दूसरी बात रहेगा कौन? इजराइल। इजराइल आपको साथ रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा। आपका जो ऑल वेदर फ्रेंड है, रशिया की तो बात ही नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। रशिया तो आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी हाल में आपके साथ हमेशा रहता है। ठीक। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अभी बांग्लादेश एक एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, जो आपका जो इनेमी कंट्री है उसके साथ, इनेमी कंट्री नहीं कह सकते, कंपटीटर कह सकते हैं, या आपको जिसके साथ कंपटीटर भी नहीं कह सकते, इनेमी ही तो है और क्या है। ये देखिए, अभी बांग्लादेश के साथ ये आपका क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये हो गया आपका, ये बहुत पतला सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलवान दोकलाम है, ये आपका दोकलान है, यहाँ पे आपका गलवान था। ठीक। अभी आप देखेंगे जब मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट था, तो उसने क्या किया था, चाइनीज़ को बुला के लेके आया था यहाँ पे, जो बांग्लादेश का जो पार्ट है यहाँ पे, बोला था तुम यहाँ पे अपना एक एयरबेस बनाओ। ये चीज़ है। ये सब क्या दिख रहा है भाई? अभी जो एक्ट कर रहा है, तो उसका 15 साल बाद उसका इफेक्ट के बारे में लोग सोच के काम करता है। ठीक। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टीम होती है, थिंक टैंक होता है, वो देख के बात करते हैं, वो सब इस पे काम करता है। यहाँ पे ये दिक्कत है, ये डायरेक्ट आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेट है, आपके नॉर्थ ईस्ट को, इसको आपका थ्रेट है, किसके साथ? चाइनीज के साथ। तो इस तरह का आपकी सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो उस टाइम में आपको कौन हेल्प करने के लिए आता है, उस चीज़ पे जाके आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। इंडिया ना तो अभी यूएस और अमेरिकन के, यूएस और इजराइल के सपोर्ट में है, ना तो ईरान के सपोर्ट में। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है, जब भाई हम एक तो एक नॉन अलाइनमेंट का हम पार्टनर है, मतलब फाउंडर मेंबर है, तो हम किसी भी ब्लॉक में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक। दूसरा चीज़, हम वर्ल्ड में पीस, प्रोस्पेरिटी और सॉवरेंटी की बात करते हैं। किसी भी कंट्री का जो उसकी सॉवरेंटी है उसकी बात करते हैं, वो रहना चाहिए। ठीक। जो और तीसरा चीज़ मेरा क्या है, जो यूएन का चार्टर है या जितने भी वर्ल्ड कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन को फुलफिल होना चाहिए, और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। ना तो हम एग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी भी कंट्री का जो एक जो सेल्फ डिफेंस है उसको हम वो करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। तो इंडिया का ये स्टैंड है। ठीक। तो ये कुल मिलाकर हो गया। हाँ, अब देखेंगे फिर कुछ कोई नया इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो हम फिर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, मे बी आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं या अगेंस्ट जा सकते हैं, ऐसा आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। इसमें कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना एक परसेप्शन होता है। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे वॉर के बारे में, देखेंगे कि भाई वॉर में क्या हो सकता है, कितना खींच सकता है, इससे क्या इकोनॉमिक पे क्या पड़ेगा, अमेरिकन पे क्या प्रेशर पड़ेगा, इजरायली पे क्या प्रेशर पड़ेगा। ये इस सब की चीज़ को देख सकते हैं। क्या ये एक मिसकैलकुलेशन था क्या थिंक टैंक का? इस सब को हम आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।